पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा समय बीत चुका है। सोचिए, आधी सदी से ज्यादा, जब इंसान आखिरी बार लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर गया था। 1969 से लेकर 1972 तक चले अपोलो मिशनों ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। उस दौरान 12 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर कदम रखा और पहली बार इंसान ने किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के साथ यह सिलसिला अचानक रुक गया, जैसे किसी कहानी का क्लाइमेक्स अधूरा रह गया हो, और उसके बाद से इंसान सिर्फ पृथ्वी के आसपास ही सीमित रह गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक तो हम पहुंचे, लेकिन चांद और उससे आगे जाने का सपना जैसे कहीं पीछे छूट गया। एक अधूरा सपना जो अब फिर से जाग रहा है, क्योंकि करीब 53 साल बाद वही सपना फिर से जीवित हो रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इस खोई हुई विरासत को वापस लाने का प्रयास है। यह सिर्फ एक और स्पेस मिशन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अगले बड़े कदम की शुरुआत है। ग्रीक मिथोलॉजी में अपोलो की जुड़वां बहन आर्टेमिस के नाम पर रखा गया यह प्रोग्राम इस बात का प्रतीक है कि अब चांद पर वापसी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि स्थायी होगी। इस बार लक्ष्य सिर्फ झंडा गाड़कर लौट आना नहीं है, बल्कि वहां रहना, संसाधनों का उपयोग करना और उसे एक बेस बनाना है, जहां से इंसान मंगल ग्रह की ओर अपनी अगली यात्रा शुरू करेगा। आर्टेमिस 1 इस मिशन की पहली बड़ी सफलता थी, जिसमें 2022 के अंत में बिना किसी क्रू के ओरायन स्पेसक्राफ्ट को 25 दिनों की यात्रा पर चांद के चारों ओर भेजा गया। इस दौरान उसने करीब 22.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय की और डीप स्पेस की कठोर परिस्थितियों को सहते हुए सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह एक भरोसा था कि हम फिर से वहां जा सकते हैं। इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि सिस्टम काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी तैयार है और अब इंसानों को भेजने का समय आ गया है। यही कारण है कि अब दुनिया की नजरें आर्टेमिस 2 पर टिकी हुई हैं। ये इस प्रोग्राम का पहला क्रूड मिशन होगा जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चांद के पास तक जाएंगे। ये मिशन केवल एक फ्लाइट नहीं, बल्कि एक हाई स्टेक टेस्ट है, जिसमें हर सिस्टम, हर तकनीक और हर प्रक्रिया को इंसानों के साथ परखा जाएगा। इस मिशन में कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन शामिल हैं। ये सभी बेहद अनुभवी और प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने इस मिशन के लिए सालों तक कड़ी ट्रेनिंग ली है। हर सिचुएशन, हर इमरजेंसी, हर सेकंड की तैयारी की गई है। इस मिशन के केंद्र में 2 सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी चमत्कार हैं। पहला है SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, और दूसरा है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। SLS अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसे नासा ने बनाया है। इसकी ऊंचाई लगभग 322 फीट है और लॉन्च के समय यह करीब 39 मेगा न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, जो अपोलो के सैटर्न 5 से भी ज्यादा है। इसके कोर स्टेज में 4 RS-25 इंजन लगे हैं, जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को जलाकर जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके साथ लगे 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लॉन्च के शुरुआती 2 मिनट में सबसे ज्यादा ताकत प्रदान करते हैं, और जब ये सब एक साथ फायर होते हैं तो धरती कांप उठती है। ये पूरा सिस्टम मिलकर ओरायन कैप्सूल को अंतरिक्ष की ओर धकेलता है। रॉकेट के शीर्ष पर स्थित ओरायन स्पेसक्राफ्ट एक आधुनिक कैप्सूल है, जो अपोलो जैसा दिखता जरूर है, लेकिन तकनीक के मामले में उससे कई गुना आगे है। इसमें लगभग 9 क्यूबिक मीटर का रहने लायक स्पेस है, जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पर्याप्त है। ये उनका घर होगा अगले 10 दिनों के लिए। इसमें एडवांस डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, ग्लास कॉकपिट, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के कंट्रोल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पानी, ऑक्सीजन, तापमान नियंत्रण और कचरा प्रबंधन जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके नीचे लगा हीट शील्ड बेहद खास मटेरियल से बना है, जो री एंट्री के दौरान हजारों डिग्री तापमान को सह सकता है, जैसे आग के दरिया से गुजरने की ढाल। इसके साथ जुड़ा यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल पूरे स्पेसक्राफ्ट को ऊर्जा, प्रोपल्शन और जरूरी संसाधन प्रदान करता है। इसमें सोलर पैनल, फ्यूल टैंक और छोटे बड़े थ्रस्टर्स शामिल हैं। इसके ऊपर लगा लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम किसी भी आपात स्थिति में कैप्सूल को तुरंत रॉकेट से अलग कर सकता है, यानी हर खतरे के लिए एक बैकअप मौजूद है। अब अगर हम मिशन की पूरी यात्रा को समझें तो ये लगभग 10 दिनों की एक बेहद जटिल और सटीक योजना है, जिसकी शुरुआत फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से होगी। लॉन्च के समय SLS अपने इंजन और बूस्टर्स की पूरी ताकत के साथ ओरायन को अंतरिक्ष में ले जाएगा,
एक ऐसा पल जिसे पूरी दुनिया सांस रोक कर देखेगी। करीब 2 मिनट बाद बूस्टर्स अलग हो जाएंगे और 6 मिनट के अंदर कोर स्टेज भी अलग हो जाएगा। इसके बाद अपर स्टेज ओरायन को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। यहां पहुंचकर अंतरिक्ष यात्री सभी सिस्टम्स की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। करीब 2 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहने के बाद सर्विस मॉड्यूल का इंजन ट्रांस लूनर इंजेक्शन बर्न करेगा, जो ओरायन को चांद की ओर भेज देगा। ये वो क्षण होगा जब इंसान फिर से पृथ्वी की सीमाओं को पार करेगा। ये मिशन एक फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी का उपयोग करता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई बड़ी तकनीकी समस्या भी हो जाए तो चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खुद ही स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ओर वापस मोड़ देगी, जैसे प्रकृति खुद सुरक्षा दे रही हो। इसके बाद 4 दिन की लंबी यात्रा शुरू होगी, जिसमें अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और सिस्टम्स की निगरानी करेंगे। और जैसे जैसे वे चांद के करीब पहुंचेंगे, वैसे वैसे इतिहास करीब आता जाएगा। जब ओरायन चांद के पास पहुंचेगा तो ये उसकी सतह से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये दूरी अपोलो मिशनों से कहीं ज्यादा है। उस समय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होंगे। वे चांद के उस हिस्से को देख पाएंगे जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। वहां के गड्ढे, प्राचीन टकराव के निशान और ज्वालामुखीय मैदान उनके सामने होंगे। एक ऐसा नजारा जिसे सिर्फ कुछ ही इंसानों ने देखा है। यह मिशन का सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक पल होगा। इसके बाद ओरायन चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके वापस पृथ्वी की ओर मुड़ जाएगा। वापसी की यात्रा भी करीब 4 दिन की होगी, जिसमें अंतरिक्ष यात्री लगातार सिस्टम्स की जांच करेंगे और री एंट्री की तैयारी करेंगे, क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी है। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के पास पहुंचेगा तो सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएगा और केवल क्रू मॉड्यूल ही वातावरण में प्रवेश करेगा। यह लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा, यानी आग की एक दीवार से टकराना। इस दौरान स्किप री एंट्री तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कैप्सूल पहले वातावरण में प्रवेश करेगा, फिर थोड़ा ऊपर उछलेगा और फिर दोबारा प्रवेश करेगा। इससे हीट और दबाव को कम किया जा सकेगा। हीट शील्ड लगभग 2760 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी सहन करेगा। इसके बाद पैराशूट सिस्टम सक्रिय होगा। पहले छोटे ड्रॉग पैराशूट और फिर 3 बड़े मुख्य पैराशूट खुलेंगे, जो कैप्सूल को धीरे धीरे समुद्र की ओर ले जाएंगे। और अंत में यह प्रशांत महासागर में लैंड करेगा, जहां नासा और यूएस नेवी की टीमें इसे रिकवर करेंगी। एक सुरक्षित वापसी जो इस पूरी यात्रा को पूरा करेगी। इस पूरे मिशन के दौरान कम्युनिकेशन के लिए डीप स्पेस नेटवर्क और नियर स्पेस नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा, जिससे अंतरिक्ष यात्री लगभग पूरे समय पृथ्वी से जुड़े रहेंगे। केवल तब संपर्क टूटेगा जब स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे होगा, और वही कुछ मिनट सबसे ज्यादा खामोश लेकिन सबसे ज्यादा ऐतिहासिक होंगे। इसके अलावा इस मिशन में कुछ छोटे क्यूब सेट्स भी शामिल होंगे, जो अंतरिक्ष में नए प्रयोग करेंगे। आर्टेमिस 2 केवल एक मिशन नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। इसके बाद आने वाले मिशन चांद पर स्थायी बेस बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और यही बेस इंसान को मंगल ग्रह तक ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। ये वो समय है जब मानव इतिहास एक नई दिशा में बढ़ रहा है, और आर्टेमिस 2 उस यात्रा का अगला बड़ा कदम है।